नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856400969606097452824455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में करंट अफेयर को कवर करेंगे, साथ में उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक जो डेटा है वो आपको याद हो सके। और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी एपीएस, आरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस और यूपीपीसीएस 2024 सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने रिवर डॉल्फिन, जिसकी 6 जीवित प्रजातियों को 2030 तक विलुप्त होने से बचाने के लिए बगोटा, जो कोलंबिया की राजधानी है, वहां पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह टोटल 11 जो देश हैं, उनमें आपका बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला जो है शामिल हैं। टोटल इन 11 देशों ने जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2023 पर जो है हस्ताक्षर किया है। डॉल्फिन की टोटल जो है 6 प्रजातियां वर्तमान में जीवित हैं, जिनमें आपका अमेजन रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, सिंधु रिवर डॉल्फिन, इरावदी रिवर डॉल्फिन, तुकुजी रिवर डॉल्फिन और यांगसी फिनलेस पोर्पोइज, यह टोटल जो है 6 प्रजातियां वर्तमान में जीवित हैं डॉल्फिन की। इसका जो उद्देश्य था वह आवास में पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, संरक्षित क्षेत्र बनाने, अत्यधिक मछली डॉल्फिन के पकड़ने से निपटने और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए जो है यह डिक्लेरेशन किया गया था, जिस पे टोटल 11 देशों ने जो है साइन किया है। और वर्तमान में सबसे बड़ी जो डॉल्फिन है वह अमेजन नदी डॉल्फिन है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह इनिया जियोफ्रेंसिस है। डॉल्फिन संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है। डॉल्फिन को जो है भारत सरकार ने वर्ष 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी है। तो भारत का जो जलीय पशु है आपका डॉल्फिन है, और इसे वर्ष 2009 में जो है घोषित किया गया था। तो इस प्रकार जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 पर जो है टोटल 11 देशों ने हस्ताक्षर किया है। अगला जो टॉपिक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया है। और यह जो है 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक जो है आयोजित हुआ है। और यह है एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो थीम रखी गई थी 2023 में, वह ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी थीम रखी गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब से जो है सम्मानित किया है। और यह 100 5G लैब पहल जो है यह 5G अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहित करके 5G तकनीक के जुड़े अवसरों को साकार करने का एक प्रयास है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो उद्घाटन वह नई दिल्ली में किया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, इसकी थीम रखी गई थी। अगला जो हमारा टॉपिक वह आपका चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो का नाम जानते हैं, इसरो ने जो है इसे प्रक्षेपित किया है। और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया है। और इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 M4 लॉन्चर से सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया है। और यह जो है
23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग जो है चंद्रमा पर हुई है। तो डेट आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और यह जो है चंद्रमा पर लैंडिंग आपका 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था और इसका जो लॉन्चर था वह LV-M3M4 इस लॉन्चर का इसके लिए प्रयोग किया गया था। और इसमें लैंडर जो है चंद्रयान 2 ही वाला आपका है, विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है भारत पूरे विश्व में पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक से जो है भारत ने महारत हासिल किया है और ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बना है जिसने जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इससे पूर्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सोवियत संघ जो है ऐसा पहले कर चुके हैं और भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना है। आइए कुछ फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं। 23 अगस्त को जो है चंद्रमा पर लैंडिंग कराने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल स्पेस डे जो है घोषित किया गया है। अब प्रत्येक वर्ष जो है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का जो नाम रखा गया वो आपका शिव शक्ति रखा गया है। जहाँ पर जो है लैंड किया था हमारा रोवर उसका जो नाम हुआ आपका शिव शक्ति रखा गया है। और 2019 में जिस जगह पिछला जो मिशन चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था उस स्थान को जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से अब जाना जाएगा। तो शिव शक्ति जो है जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया था और चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग इसरो के बारे में। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी और वर्तमान जो इसके चेयरमैन हैं वह एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। इससे पूर्व जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में और चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वह आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार जो है चंद्रयान 3 संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है आपका जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर सहयोग समझौते पर अक्टूबर 2023 में हस्ताक्षर हुए हैं और यह है समझौता जो हुआ है यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच जो है यह समझौता हुआ है। और इसका जो उद्देश्य आपका है वह उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इससे जो है IT क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में काफ़ी वृद्धि होगी और यह अगले 5 वर्ष की अवधि तक जो है लागू रहेगा। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न आपकी पूछेगा कि भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति की साझेदारी जो है किस देश से की है, तो आपका जापान के साथ भारत ने साझेदारी की है सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए। देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है और इसकी जो कुल लागत आई है वो 300 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई है। यह जो नैनो DAP संयंत्र से जो लिक्विड DAP बनेगी इसके जो कणों का आकार हुआ 100 नैनोमीटर से भी कम आकार होगा और यह काफ़ी प्रभावशाली है पहले DAP की अपेक्षा। जहां पर एक DAP बोरी की जो कीमत है लगभग 1300 रुपये थी और वही काम जो है नैनो लिक्विड DAP जो होगी वह एक बोतल कीमत 600 रुपये में जो है आपको मिल जाएगी। लगभग आधे से भी कम दाम में जो है वह उससे बेहतर क्वालिटी में आपको उपलब्ध होगी, जिससे जो है कृषि में जो लागत है वह कम हो जाएगी। और ये प्लांट लगा है इसकी जो उत्पादन क्षमता वह 25 टन DAP जो है इसकी कुल क्षमता है और यह जो है 5 करोड़ बोतल नैनो DAP लिक्विड का जो है उत्पादन करेगी। तो देश के पहले नैनो DAP प्लांट का जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने गांधीनगर के गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया है। बन्नी उत्सव। बन्नी जो उत्सव है यह विजयदशमी की रात को जो है राक्षसमणि और मल्लासुर पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और उत्सव माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में जो है प्रत्येक वर्ष इसे आयोजित किया जाता है। तो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आपकी पूछेगा कि बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव जो है यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार। जो पुरस्कार है 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार यह लियोन मेसी ने जीता है। अभी हाल ही में जो है 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया है
और आठवीं बार जो है पुरस्कार जीता है लियोन मेसी ने। और यह जो है फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। और बैलन डी और एक वार्षिक पुरस्कार है जो फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। और लियोन मेसी जो है 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार को जीत लिया है। और इन्होंने इस वर्ष के अलावा जो है वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 टोटल जो है 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार लियोन मेसी जीते हैं। और लियोन मेसी जो है यह अर्जेंटीना के एक फुटबॉल प्लेयर हैं। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन है, वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के मध्य जो है यह कॉरिडोर का एक स्टेशन है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की जो आधारशिला है, इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च वर्ष 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और यह जो है यह रेल का एक विशेष रूप है और इसकी जो स्पीड होगी वह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह डिज़ाइन किया गया है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया है। आते हैं अगला जो टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है मेरा युवा भारत मंच। मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और उसी दिन जो है देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई भारत मंच का जो है शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को जो है मंजूरी दी थी। और यह जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जो है एक पहल है। और वर्तमान में जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो वर्तमान में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के जो है मंत्री हैं। और मेरा युवा भारत जो मंच है, इसका जो उद्देश्य है वह युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच उपलब्ध कराना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो इसे जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जो है इसे शुरू किया गया है। अगला जो टॉपिक हमारा आज का है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी जो नवीनतम सूची जारी की है उसमें टोटल 55 शहरों को शामिल किया है, जिनमें भारत के 2 शहर शामिल हैं। इनमें एक आपका केरल के कोझिकोड सिटी को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में, तथा दूसरा आपका ग्वालियर सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है इसमें शामिल किया है। और प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड सिटी डे यह जो मनाया जाता है, ये आपका 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड सिटी डे आयोजित किया जाता है। और अगले साल आयोजित होने वाला है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो वार्षिक सम्मेलन वो जुलाई 2024 में आयोजित होगा। ब्रागा जो पुर्तगाल में है वहाँ पर आयोजित होगा। इनमें जो है इन सभी शहरों को जो है बुलाया गया है, जोड़ा गया है इसमें। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स में जो है भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। एक आपका कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और दूसरा आपका ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है शामिल किया गया है। यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का जो नेटवर्क है UCCN, इसे जो है वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वह उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकताओं को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। तो UCCN की जो शुरुआत हुई थी वह 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो है 2023 में भारत के 2 शहर जुड़े हैं, एक आपका कोझिकोड, दूसरा आपका ग्वालियर शहर है। अगला जो टॉपिक आज का हमारा है पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल। इसे जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने
26 अक्टूबर को जो है भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल को जो है लॉन्च किया है और इसका जो उपयोग होगा वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा वाहनों की टेस्टिंग के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसके उत्पादन से जो है भारत में जो इसकी आयात होता है उसमें भी अब कमी आएगी और इसकी जो है भारत जो है अपनी निर्भरता को इसकी जो निर्भरता होगी जो आयात किया जाता है वह अब कम हो जाएगा। तो इसे जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल को जो है लॉन्च कर दिया है और वर्तमान में जो है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्री हैं वर्तमान में वो आपके हरदीप सिंह पुरी जी हैं। हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास, इसका जो आयोजन है वो भारत और मलेशियाई सेनाओं के मध्य जो है इसका आयोजन करा जाता है और 2023 का जो आयोजन हो रहा है यह अभ्यास यह उमरोई छावनी जो मेघालय में स्थित है इसका आयोजन किया जा रहा है और यह आपका 23 अक्टूबर से शुरू हुआ और 5 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। और पिछली बार नवंबर 2022 में इसका जो आयोजन है वह पुलाई मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो है यह भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है और 2023 में यह आपके मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह भारतीय सेना की एक पहल है और इसका जो लक्ष्य है यह सदियों पुरानी ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षाशास्त्र और ऑपरेशन के साथ जोड़कर एक मजबूत प्रगतिशील और भविष्य के लिए भारतीय सेना तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसका जो शुभारंभ है वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान जो है इसका उद्घाटन किया है। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह भारतीय सेना की एक पहल है और इसका जो शुभारंभ है वह केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला जो टॉपिक है धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है चुना गया है। यह जो गांव है यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे जो है विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा जो है 24 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की जो सूची जारी की गई 2023 में इस सूची में इसे जोड़ा गया है। तो धोरडो जो गांव है यह है गुजरात के कच्छ जिले के में स्थित है और इसकी जो घोषणा की गई है वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो है UNWTO महासभा के दौरान जो है इसकी घोषणा जो है की गई है और इसी गांव में जो है प्रत्येक वर्ष रण उत्सव को जो है आयोजन किया जाता है। धोरडो गांव में यह आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में जोड़ा गया है। ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड, भारतीय मूल की लेखिका हैं जिनका नाम नंदिनी दास है। इन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार जो है दिया गया है। तो इनका नाम नंदिता दास है और इन्होंने पुस्तक लिखी है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इसी के लिए जो है इन्हें ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। और यह जो बुक लिखी गई है यह भारत में पहले अंग्रेजी दूत सर थॉमस रोक के जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे उसी के संदर्भ में जो है यह पुस्तक लिखी गई है जिसकी लेखिका नंदिनी दास जी हैं। और यह जो पुरस्कार है ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड जो है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसके जो विजेता होते हैं उसे 25,000 पाउंड की राशि जो है प्रदान की जाती है। इस प्रकार जो है ब्रिटिश अकादमी बुक अवार्ड 2023 का जो पुरस्कार है वह नंदिता दास ने जीता है। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से जो है 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और वर्तमान में जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है डिजिटली रूप से तीनों संयुक्त परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया है, जिनमें पहला आपका अखौरा अगरतला रेल लिंक है, दूसरा आपका खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 2 है। और यह जो तीनों परियोजनाएं हैं यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो पहली जो परियोजना है अखौरा अगरतला रेल लिंक, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1224 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है और यह अगरतला अखौरा रेल लाइन में जो त्रिपुरा में टोटल 5.4 किलोमीटर यह आपका भारतीय क्षेत्र है
और बांग्लादेश में यह 6.78 किलोमीटर जो है बहमन बरिया जिले के अखौरा उप जिले में जो है स्थित है। टोटल जो इसकी कुल लंबाई अखौरा अगरतला रेल लिंक की वो आपकी 12.24 है, जिनमें भारत में जो है 5.46 किलोमीटर क्षेत्र है और 6.78 किलोमीटर जो आपके यह बांग्लादेश में स्थित है। और यह बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच पहला रेल लिंक है, अखौरा अगरतला रेल लिंक। दूसरा आपका खुलना मोंगला रेल लिंक है। इस परियोजना में टोटल 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है और यह आपके मोंगला बंदरगाह को खुलना में मौजूद रेल नेटवर्क जोड़ता है। यह आपके बांग्लादेश में स्थित है। और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका मोंगला है। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह कौन सा है, तो आपका चटगांव है और मोंगला आपका दूसरा है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न के रामपाल में स्थित 606x2 अर्थात टोटल जो है 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की जो है स्थापना की गई है। और इसकी जो स्थापना की जा रही है वो आपकी भारत की एनटीपीसी लिमिटेड है और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के जो है बीच 50-50 की जो है संयुक्त उद्यम जो है साझेदारी की गई है। दोनों जो कंपनियां हैं ये मिलकर कार्य कर रही हैं। यह टोटल जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका टोटल जो है 1320 मेगावाट का बना हुआ है भारत के सहयोग से। इससे पूर्व जो है सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्री अर्थात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया गया है। और इसकी जो दूसरी यूनिट अभी जो इसका उद्घाटन किया गया वो आपका 1 नवंबर 2023 को इसकी जो है दूसरी यूनिट को भी शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये भारत के सहयोग से बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। इसकी जो कुल क्षमता आपकी 1320 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है और इसमें जो है भारत की कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड जो है इसमें कार्य कर रही है। अगला जो टॉपिक आपका है मिनट मैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण। मिनट मैन थर्ड जो है यह परमाणु सक्षम एक मिसाइल है और इसका निर्माण है यह अमेरिका की बोइंग कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह अमेरिकी भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वह 6000 से अधिक मील इसकी रेंज है। और इसकी जो चाल है वो आपके 15000 मील प्रति घंटा की गति से जो है यह यात्रा कर सकती है। तो यह मिनट मैन थर्ड जो मिसाइल है यह आपकी अमेरिका मिसाइल है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुसा रक्षा मंत्री वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री जो है वह राजनाथ सिंह हैं और इनकी जो अध्यक्षता वाली भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने जो है हाल ही में प्रोजेक्ट कुसा के तहत भारतीय लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल जिसे हम लोग LRSAM के नाम से जानते हैं कि जो है खरीद को मंजूरी दी है। जो प्रोजेक्ट कुसा है इसके तहत भारत अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइलों जिसे हम लोग LRSAM के नाम जानते हैं का विकास कर रहा है। और इस परियोजना के तहत जो है भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2028-29 तक लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की जो है योजना बना रहा है। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न आएगा कि प्रोजेक्ट कुसा जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके रक्षा से संबंधित है और इसे कौन विकसित कर रहा है, तो इसे अपना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम लोग DRDO के नाम जानते हैं, तो इसे जो है DRDO विकसित कर रहा है। प्रोजेक्ट कुसा को जो है DRDO विकसित कर रहा है और इसके तहत भारत जो है यह लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की जो है योजना बना रहा है वर्ष 2028-29 तक। अगला जो हमारा टॉपिक है एंकोर सॉफ्टवेयर। एंकोर सॉफ्टवेयर को जो है चुनाव आयोग ने जो है विकसित किया है और इसके इस्तेमाल से उम्मीदवारों और चुनावों को प्रबंधन के लिए जो है काफ़ी सुविधा जो है मिलेगी। एंकोर सॉफ्टवेयर से जो लोग APS की तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर उम्मीद है कि जनवरी 2024 में होगा, वहाँ पे आपके टॉपिक में एक फुल फॉर्म का एक टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पर एंकोर का जो फुल फॉर्म होगा वह इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट होगा। तो ऐसे फुल फॉर्म को आप लोग जरूर नोट करते चलेगा, तो परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे ही फुल फॉर्म आपके पूछेगा। इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट एंकोर का जो है फुल फॉर्म होगा। थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। यह आपका स्टैटिक पोर्शन है। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और यही कारण है प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे संविधान में जो है इसका जो उल्लेख है वह भाग
15 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग में जो है टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दूसरे जो है दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका जो कार्यकाल होता है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, या आयु जो है 65 वर्ष जो भी पहले होता है। बाकी जो अन्य 2 आयुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त, उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, या आयु जो है 62 वर्ष जो भी पहले होता है। तो भारतीय चुनाव आयुक्त आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश में जो उनका कार्य होता है वह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना जो है चुनाव मुख्य भारत के जो है चुनाव आयोग का यह कार्य होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आपका सुकुमार सेन जी थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त हैं। आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। चुनाव आयोग में जो है राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं आपके अनूप चंद्र पांडे जी हैं, और दूसरा आपका अरुण गोयल जी हैं। आप लोग इनके चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं। अभी हाल ही में जो है एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है कि राजकुमार राव को जो है नेशनल आइकन के लिए नेशनल आइकन चुनाव आयोग ने बनाया है। तो ये आपके राजकुमार राव जी हैं जो अभिनेता हैं, इन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन घोषित किया है चुनाव आयोग ने। आइए हम लोग अगला जो टॉपिक उसको हम देखते हैं। अगला जो टॉपिक आपका वाटर टैक्सी। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो चलाई गई है वह वाराणसी में चलाई गई है, और यह जो टैक्सी बनाई गई है यह गुजरात के भावनगर में तैयार की गई है। और यह है वाराणसी के 4 घाट, जिनमें आपका नमो घाट, शिवाला घाट, रविदास घाट और ललिता घाट पर जो है इसका स्टेशन बनाया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वह 15 अगस्त से जो है इसका शुभारंभ वाराणसी में किया गया है। तो देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो शुरू हुई है आपके वाराणसी में शुरू हुई है। चिखल कालो यह उत्सव है, यह गोवा का एक पारंपरिक मिट्टी उत्सव है। इसमें जो है यह जो उत्सव मनाया जाता है विशेष रूप से कृषक समुदाय इसे मनाता है। कृषक समुदाय और धरती माता के बीच जो है गहरे संबंध को दर्शाता है चिखल कालो उत्सव। और यह जो है पिछली 4 शताब्दियों से यह उत्सव मनाया जा रहा है गोवा में। तो सीधे परीक्षा प्रश्न पूछेगा चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपके गोवा मनाया जाता है। थोड़ी आवाज़ में आप लोगों को कोई दिक्कत होती होगी क्योंकि थोड़ी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, आवाज़ में थोड़ा वाइब्रेशन होता होगा। जल्दी स्वास्थ्य सही हो जाएगा और भी वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग वीडियो देखा भी करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे आपके जितने भी करंट अफेयर के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे मैक्सिमम करंट अफेयर आपको कवर किए हुए मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है यूके इंडिया अवार्ड्स। महिला मुक्केबाजी में जो है भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। भारत की तरफ से जो है मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक जो पदक विजेता रही वो आपकी मैरी कॉम जी रही हैं, और यह आपके मणिपुर की हैं। और इन्हें जो है यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन फॉर द ईयर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 2009 में जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी जो है आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है। मैरी कॉम की आत्मकथा जो नाम है अनब्रेकेबल है। और इन्हें वर्ष 2020 में जो है पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो मैरी कॉम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका जन्म जो आपके मणिपुर में हुआ था, वर्ष 2009 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अनब्रेकेबल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और वर्ष 2020 में जो है इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर जो भी टॉपिक लिया जा रहा है वो जुलाई 2023 से लेकर जो है अब तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है लुसाने डायमंड लीग 2023, इसे जो है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर दूर भाला फेंक कर जो है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो लुसाने डायमंड लीग 2023 में जो है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इससे पूर्व जो है टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इससे पूर्व जो है दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने 88.67 मीटर जो है भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। अभी हाल ही में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में जो
नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। और उसी प्रतिस्पर्धा में ग्रेनेडियन भाला फेंक के जो खिलाड़ी हैं एंडरसन पीटर्स ने जो है इन्होंने 90.54 मीटर थ्रो के जो साथ जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। और उसी प्रतियोगिता में ग्रेनेडियन भाला फेंक खिलाड़ी एंडरसन पीटरसन ने जो है 90.54 मीटर थ्रो फेंक कर जो है वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा राज्य के पानीपत के रहने वाले हैं। इस प्रकार जो है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं आपके नीरज चोपड़ा जी हैं। और इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। और इससे पूर्व दोहा डायमंड लीग में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। और अभी हाल ही में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला जो टॉपिक है भारत के सॉलिसिटर जनरल। भारत के जो मौजूदा सॉलिसिटर जनरल रहे हैं तुषार मेहता जी, इनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा जो है 3 साल के कार्यकाल का जो है विस्तार दे दिया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वह विस्तार कर दी गई 3 साल के लिए। तुषार मेहता जी जो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की जो स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, वह 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जो है ACC के अध्यक्ष हैं। सॉलिसिटर का जो पद होता है वह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है वह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। और यह जो है अटार्नी जनरल होता है उसका सपोर्टिव होता है। और भारत का सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है वह अटार्नी जनरल होता है। और इसी का जो सहयोगी होता है आपका सॉलिसिटर जनरल होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में जो है तुषार मेहता हैं, इनका जो है 3 साल का विस्तार दिया गया है। अगला जो टॉपिक है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जो है गुजरात के सूरत जिले में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP4 में जो है शुरू हुआ है। और यह जो है 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। और यह जो रिएक्टर है यह वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। इससे पूर्व भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। और ये मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में बनाया गया था। और इसका उद्घाटन है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया था। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है आपके गुजरात के सूरत जिले के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में शुरू हुआ है। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपके अप्सरा है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2022-23 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान तमिलनाडु जो है कुल 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसका जो पूरे देश का जो निर्यात किया गया था उसमें लगभग 23% जो हिस्सेदारी रही है के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात कर जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहले स्थान में जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसने 4.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है जिसने टोटल जो है 4.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यह तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2022-23 में पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। और तमिलनाडु में जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो है फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलकॉम, सीमेंस, सोनी, ABB और पेगाट्रॉन सहित जो है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माता कंपनियों ने जो है अपना निर्माण केंद्र बनाया है। तो यही कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2022-23 में जो है तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अगला जो टॉपिक है प्राकृतिक आर्क खोजा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा जो है उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब जो है वो खोजा गया है। और यह जो मेहराब है यह एक अंडाकार का मेहराब है और इसकी जो आधार की लंबाई आपके 30 मीटर है और इसकी ऊंचाई आपकी 12 मीटर है। तो सीधी सीधी परीक्षा में आगे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क या मेहराब जो है कहाँ खोजा गया, तो आपके उड़ीसा में खोजा गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम लोग UNEP के नाम जानते हैं ने 2023 चैंपियंस
ऑफ द अर्थ पुरस्कार के 5 विजेताओं की जो है घोषणा कर दी है। तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए हम लोग देखते थे कौन कौन विजेता रहे हैं। तो फिलीपींस के क्वेजोन सिटी की मेयर जोसेफिना बेल मोंटे, इन्हें पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी के तहत जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यूनाइटेड किंगडम के एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को इंस्पायरेशन और एक्शन के तहत जो श्रेणी में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चीन का ब्लू सर्कल को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और चिली के जोस मैनुअल मोलर को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को जो है साइंस और इनोवेशन श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो टोटल जो है 5 विजेताओं की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के लिए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। और यह जो सम्मान है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रदान किया गया है। और इन्हें जो है यह पुरस्कार वर्ष 2018 में प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है दयापार विंड परियोजना। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 4 नवंबर 2023 को गुजरात के कच्छ इलाके के दयापार में अपनी पहली परियोजना जो 50 मेगावाट की पवन परियोजना की जो है वाणिज्यिक संचालन की घोषणा कर दी है। तो ये NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है दयापार विंड परियोजना की जो स्थापना की है वो आपके गुजरात में की है। और इसकी जो क्षमता होगी वो आपकी 50 मेगावाट की पवन परियोजना है ये आपकी। तो दयापार विंड परियोजना जो आपके गुजरात में स्थापित की गई है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा। बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। रूस ने 5 नवंबर को अपनी नई परमाणु पनडुब्बी द एम्परेटर अलेक्जेंडर III से जो है बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसकी जो मारक क्षमता होगी वह लगभग 8000 किलोमीटर से अधिक जो है इसकी मारक क्षमता होगी। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा आपका बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो आपका रूस ने किया है। इसकी जो मारक क्षमता आपकी लगभग 8000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी जो है मारक क्षमता है। अगला जो टॉपिक है आपका डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में जो है इसका 132वां संस्करण खेला गया है। और इसका जो आयोजन है वो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। और 132वें संस्करण में जो है कोलकाता के मोहन बागान ने जो है फाइनल में ईस्ट बंगाल को मात दे दी है। तो इस प्रकार जो है 132वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वो मोहन बागान ने जीता है। और यह जो डूरंड कप है यह भारत सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछता है कि डूरंड कप किस संबंधित, या आपका फुटबॉल संबंधित है। और इसमें जो है 2023 में जो है मोहन बागान ने फाइनल में जो है ईस्ट बंगाल को हरा कर यह कप जीत लिया है। अगला जो टॉपिक आपका श्रावणी मेले। श्रावणी मेला का जो आयोजन है वह झारखंड में एक जगह है देवघर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और यह लगभग 2 माह के लिए इसका आयोजन किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला और बाबा धाम मंदिर में सावन में लाखों श्रद्धालु जो है कांवर लेकर बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जो है जल चढ़ाते हैं। आप लोग देखते हैं कांवर यात्रा होती है और प्रत्येक वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा को मेले का जो है उद्घाटन किया जाता है। और यह प्राय जो आपका जुलाई में देखने को आपको मिलता है। और यह लगभग 2 मंथ का मेला लगाया जाता है। और यह एशिया का सबसे लंबा मेला माना जाता है श्रावणी मेला, जिसका आयोजन आपके झारखंड में किया जाता है। अगला जो टॉपिक है ATP युगल पुरस्कार। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांवरी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ जो है मोलोर्का ओपन 2023 पुरुष युगल का जो फाइनल है वो जीत लिया है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने अपना पहला ATP टूर खिताब जो है वो जीत लिया है। तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो आपके यूकी भांवरी हैं। और इनके साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी लॉयड हैरिस ने मालोर्का ओपन 2023 पुरुष युगल का जो खिताब है वो जीत लिया है इन्होंने। 100% FDI मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी। केंद्र सरकार ने पहली बार डिफेंस सेक्टर में किसी 100% FDI के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले जो है डिफेंस सेक्टर में FDI जो दिया जाता था वह सिर्फ 74% होता था।
अब जो वर्तमान में इसे बढ़ाकर जो है 100% कर दिया गया है। स्वीडन की एक कंपनी है साब, जो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए जो है एफडीआई का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने जो है मंजूर कर दिया है। इसके लिए साब कंपनी एफएफवी इंडिया नाम से कंपनी जो है रजिस्टर कराई है, और कंपनी जो है भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम रॉकेट की नई पीढ़ी का विनिर्माण करने वाली है। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि कंधे पर जो है एक प्रकार की तोप का छोटा पार्ट होता है, तोप की तरह, वह जो सिस्टम रॉकेट होता है, रॉकेट की तरह जो है कंधे पर रख के चला जाता है, वही भारत में निर्माण करने वाली है आपकी साब कंपनी। और पहली बार डिफेंस सेक्टर में जो है किसी 100% एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, और पहले से भी आपका 74% था। इस प्रकार जो है सरकार ने पहली बार डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है स्वीडन की साब कंपनी के लिए। अगला जो टॉपिक है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, और यह आपका डिजिटल रूप में सम्मेलन आयोजित किया गया है। एससीओ में टोटल जो है आपके 8 सदस्य थे, जिनमें आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टोटल एससीओ में 8 सदस्य थे, और इसका जो 9वां सदस्य देश बना हुआ आपका ईरान बना है। एससीओ का जो नवीनतम जो सदस्य बना 9वां, वह आपका ईरान बना है 2023 में। इस शिखर सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया जो है ये पर्यवेक्षक राज्य के रूप में जो है आमंत्रित किए गए थे। और 2023 के शिखर सम्मेलन जो थीम रखी गई थी, एक सुरक्षित एससीओ की ओर जो है इसकी थीम रखी गई थी। और ईरान जो है औपचारिक रूप से एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है 2023 में, और यह एससीओ का 9वां सदस्य बना है। एससीओ शिखर सम्मेलन जो स्थापना हुई थी वो आपका 2001 में हुई थी, और भारत और पाकिस्तान जो है एससीओ का जो सदस्य बना है वो आपका 2017 में बना है। तो इस प्रकार जो है एससीओ जो स्थापना 2001 में हुई है, और भारत पाकिस्तान 2017 में जो है इसका सदस्य बना है। वर्तमान में एससीओ जो सदस्य देश बने हुए आपके टोटल 9 हो गए हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका ईरान है। और 2023 में जो इसकी थीम रखी गई थी वह एक सुरक्षित एससीओ की ओर जो है इसकी थीम रखी गई थी। और इसका जो सम्मेलन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था, और यह 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2023 में। क्लुचवस्काया सोपका ज्वालामुखी, यह जो ज्वालामुखी है यह यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसमें जो है हाल ही में इसमें उद्गार हुआ है। इससे पूर्व 2023 में जो है अप्रैल में भी उद्गार हुआ था, जून में उद्गार हुआ। टोटल अब तक जो है 3 बार इस ज्वालामुखी में जो है उद्गार हुआ है। और यह जो ज्वालामुखी है यह रूस में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम कामचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर यह स्थित है। और यह सक्रिय और सुस्त ज्वालामुखी और गीजर और भूतापी झरनों के लिए काफ़ी फेमस है। यह जो प्रायद्वीप आपका कामचटका प्रायद्वीप, यह सक्रिय, सुप्त ज्वालामुखियों और गीजर और भूतापी झरनों के लिए जो है काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे परीक्षा में यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है आपकी कि अभी हाल ही में जो है क्लुचवस्काया सोपका ज्वालामुखी पर विस्फोट हुआ है, यह किस प्रायद्वीप में है? तो यह आपके कामचटका प्रायद्वीप में है। अगर देश पूछता तो आपके रसिया में है, और यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है तथा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं, और इस पद पर जो है हाल ही में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है, और इसके तहत जो है 6 उत्पाद चुने गए हैं, जिनमें आपका अरहर दाल है, चना दाल है, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूर चावल होंगे। टोटल जो है 6 उत्पाद चुने गए हैं भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत, और इसे बढ़ाकर जो है दिसंबर 2023 तक टोटल 23 उत्पाद लॉन्च करने का जो है प्रोग्राम बनाया गया है। और इसके लिए मदर डेयरी के टोटल 150 जगहों पर इसकी शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार जो है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड की
ब्रांड को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है जारी किया है। और वर्तमान में टोटल जो है इसके 6 उत्पाद को लॉन्च किया, जिसमें आपका अरहर दाल है, चना दाल है, चीनी है, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूर चावल है। और दिसंबर तक इसके उत्पादों की संख्या अब आपके 23 कर दी जाएगी। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF, इसका जो आयोजन किया गया है वह द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और यह है WLPF का जो है द्वितीय संस्करण था। और इसमें जो है भारत का नेतृत्व केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने इसका नेतृत्व किया था। और यह WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल पर बनाया गया एक मंच है। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम दवाओं और स्वास्थ्य संबंधित अन्य प्रौद्योगिकियों तो पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से जो है यह एक मंच बनाया गया है। और इसका जो आयोजन है द हेग नीदरलैंड में 6 से 8 नवंबर 2023 तक इसका जो है आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही जो है भारत और नीदरलैंड ने द हेग नीदरलैंड में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो भारत और नीदरलैंड के मध्य जो है चिकित्सा संबंधी जो है हस्ताक्षर किया गया है एक दूसरे की जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का जो द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया है द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल बनाया गया एक मंच है। अगला जो टॉपिक है CO2 से CO रूपांतरण तकनीकी। IIT बॉम्बे ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन को कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड रूपांतरण तकनीक के लिए जो है पेटेंट करा लिया है। इसका मतलब है कि IIT बॉम्बे ने जो है इसको अपने के लिए जो है इसका पेटेंट करा लिया है। इसका जो शुरुआत है वह इन्होंने ही किया है। इन्होंने जो है इस तकनीक को बनाया है। इसका पेटेंट जो है IIT बॉम्बे ने करा लिया है। और इसका जो उपयोग होगा वह इस्पात उद्योग में ब्लास्ट भट्टियों में लौह अयस्कों को धात्विक लोहे में परिवर्तित करने के लिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बहुत व्यापक पैमाने पर जो उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड के रूपांतर तकनीक का जो पेटेंट जो लिया है वो आपका IIT बॉम्बे ने लिया है। चिकनगुनिया का पहला टीका। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन US FDA ने चिकनगुनिया खिलाफ दुनिया के पहले टीके एग्जिक को मंजूरी दे दी है। और यह जो टीका है यह फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। तो पहले जो है टीका को जो मंजूरी दी है वह आपके अमेरिका ने दिया है। और यह टीका जो बनाया है वह फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी है वेलनेवा, इसने तैयार किया है। और चिकनगुनिया जो है यह मच्छर जनित वायरल बीमारी है। यह एक वायरल बीमारी है और यह डेंगू के समान एक बीमारी है। और इसका जो लक्षण होता है वह आपको बुखार लगेगा और जोड़ों में जो है गंभीर दर्द पैदा होता है। तो यह जो है चिकनगुनिया का लक्षण है। और पहली बार जो चिकनगुनिया जो देखा गया था वह अफ्रीका के तंजानिया देश में वर्ष 1952 में जो है पहली बार इसकी पहचान की गई थी। तो चिकनगुनिया का जो पहला टीका तैयार किया गया वह फ्रांसीसी कंपनी वेलनेवा द्वारा तैयार किया गया है। और पहली बार जो मंजूरी दी आपके अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। अगला जो टॉपिक है सैफ चैंपियनशिप 2023। इसका जो आयोजन है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। और सैफ चैंपियनशिप जो है यह एक फुटबॉल का एक कप है। और इसमें जो है भारत ने 5-4 से जो है कुवैत को हराकर अपना 9वीं बार यह खिताब जो है जीत लिया है। और टोटल जो है इसका 14 संस्करण आयोजित किया गया है। और इसमें भारत ने जो है 9वीं बार इस संस्करण को जीत लिया है। और सैफ का जो गठन वर्ष 1997 में किया गया था। और इसके संस्थापक सदस्यों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है इसके सदस्य थे। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो सचिवालय है सैफ का, वह ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। तो इस बार जो है सैफ चैंपियनशिप 2023 को भारत ने कुवैत को हराकर 5-4 से जो है 9वीं बार खिताब को जीत लिया है। और इसका जो आयोजन है वह बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। और यह फुटबॉल का एक कप है सैफ। अगला जो टॉपिक है आपका FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू जो चीन के हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के जो है महानिदेशक के रूप में जो है फिर से चुन लिया गया है। इससे पहले भी जो है यह महानिदेशक पद पर थे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का जो स्थापना की गई थी वह 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान जो इसके 195 सदस्य हैं। और इसका जो मुख्यालय आपके रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं आपके
क्यों डोंगियों बनाए गए हैं, और ये आपके चीन के हैं। इनके देश को जरूर आप नोट करते चलिएगा क्योंकि बड़े पद पर ये हैं। ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023, इस लिस्ट में जो है भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं अजय बंगा। अजय बंगा जो है इन्हें ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, और यह वर्तमान में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए हैं। और इनका जो कार्यकाल है वह 2 जून 2023 से शुरू हुआ है, और अगले 5 साल के लिए जो है यह विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। विश्व बैंक के वर्तमान जो सदस्य देश हैं आपके टोटल 189 सदस्य देश हैं, और विश्व बैंक जो स्थापना हुई है वो जुलाई 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई है। जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक जो है कुछ रिपोर्ट जारी करता है जिनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता था, लेकिन अब इसे जो है बंद कर दिया है। इसके साथ जो है मानव पूंजी सूचकांक वर्तमान में जारी करता है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यह विश्व बैंक जारी करता है। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में 2 रिपोर्ट जारी करता है, एक मानव पूंजी सूचकांक, दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपके विश्व बैंक जारी करता है। इसके जो 189 सदस्य देश हैं, और 1944 में इसकी स्थापना हुई है, और वर्तमान में अजय बंगा जो है इसके चेयरमैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हॉल ऑफ फेम, भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की जो कप्तान रही हैं डायना एडुल्जी, और साथ में जो है श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है ICC की हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत के वीरेंद्र सहवाग और भारत की महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को इस हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है। और टोटल भारत के 8 खिलाड़ियों को जो है इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिनमें सुनील गावस्कर हैं, बिशन सिंह बेदी हैं, कपिल देव हैं, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीनू माकंड, डायना एडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग। टोटल जो है 8 भारतीय खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला जो बनी है वो आपकी डायना एडुल्जी बनी है। और ICC हॉल ऑफ फेम की जो शुरुआत हुई थी वह 2009 में इसकी शुरुआत हुई है। और लंबे और शानदार इतिहास से जो है खेल के दिग्गजों को उपलब्धि को जो है सम्मानित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें जो है अभी हाल ही में 3 लोगों को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है ICC, जिनमें भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को जो है शामिल किया गया है। और टोटल जो है अब भारत के 8 खिलाड़ी हैं जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दीपिका देशवाल, कानून अधिकारी दीपिका देशवाल न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बनी है। और दीपिका देशवाल जो है यह भारत के हरियाणा की रहने वाली हैं, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 3 बार भाषण दे चुकी हैं। और यह जो है महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 3री बार इन्हें आमंत्रित किया गया है। और इससे पूर्व जो है कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए इन्हें जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था। बात कर लेते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में 193 सदस्य देश इसके हैं, और वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। और यह किस देश के हैं? तो ये आपके पुर्तगाल के हैं। तो इस प्रकार जो है दीपिका देशवाल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की जो है भारतीय लड़की बनी है, और ये आपकी हरियाणा की हैं। वैदिक थीम पार्क, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो खोला गया है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया है। और यह जो पार्क है इसे वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर 50,000 से अधिक पौधों का यह घर है। पार्क की थीम में भारतीय वेदों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के जो है अंश यहाँ पर हैं। और इसकी जो कुल बजट आया है आपका वह 27 करोड़ रुपये जो है इस वैदिक थीम पार्क का कुल बजट आया है, और इसे जो है नोएडा में खोला गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी वासुदेवन को अपना नया कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। तो रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई के जो प्रारंभ में जो इसका केंद्रीय कार्यालय था वह कोलकाता था, जिससे बाद में 1937 में जो है मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो आरबीआई का मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है, पहले ये आपका कोलकाता में हुआ करता था। और इसके पश्चात जो है आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर आपके शक्तिकांत दास जी हैं। इस प्रकार जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए आपके पी वासुदेवन चुने गए और इसकी जो स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। चर्चा में टीटीकाका झील रही है और यह झील जल के स्तर सूखने कारण जो है काफ़ी चर्चा में रही है। टीटीकाका झील में जल का स्तर अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसका कारण जो है कम बारिश, लंबे समय तक सूखा और अधिक तापमान की स्थिति बनी रहने के कारण जो है टीटीकाका झील जो है यह सूख रही है। इसी प्रकार से कुछ साल पहले जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछा भी गया था यूपीएससी के अरल सागर के बारे में, यह भी लगभग सूख ही गया है अरल सागर। उसी प्रकार से टीटीकाका झील का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। टीटीकाका झील यह दक्षिण अमेरिका में ताज़े पानी का सबसे बड़ा भंडार है और यह एंडीज पर्वत के बीच स्थित है और इसके साथ दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेशन झील है। नाव चलाने के लिए जो है यह सबसे ऊंची झील है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वत के बीच में स्थित है। अगर देश पूछा जाए तो यह आपका पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। इसकी जो ऊंचाई है वह समुद्र स्थल से 3810 मीटर जो है यह इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से और वर्ष 1998 में रामसर साइट में से शामिल किया गया था। तो टीटीकाका झील जो है यह दक्षिण अमेरिका में ताज़े पानी सबसे बड़ा भंडार है और यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है और दुनिया की सबसे ऊंची जो है नेविगेशन झील भी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसका जो आयोजन है वह भारत की अध्यक्षता में जो है 17 नवंबर 2023 को वर्चुअल मोड में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS की जो मेज़बानी जो है वो भारत ने किया है और इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया है। इससे पूर्व जो है पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह जनवरी 2023 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह भी आपके भारत के अध्यक्षता में जो है इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है और द्वितीय सम्मेलन में जो है इसको भी भारत ने ही आयोजित किया है इसकी अध्यक्षता में। PM जनमन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसी में जो है PM जनमन जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। PM जनमन जो योजना है इसका पूर्ण रूप जान लीजिए, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी जो शुरुआत है वह 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है और प्रत्येक वर्ष जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और यह मनाए जाने के जो कारण है वह भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और PM जनमन की जो घोषणा है वह बजट 2023-24 में जो इसकी घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों PBGT की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है इसे शुरू किया गया है। इससे जो है परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास देना, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं को जो है प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है PM जनमन का, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मित्र शक्ति 2023,
मित्र शक्ति जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, यह भारत और श्रीलंका के मध्य जो है एक सैन्य अभ्यास है और यह इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 16 से 29 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो पुणे में किया जा रहा है, पुणे में। तो मित्र शक्ति 2023 का आयोजन है पुणे में। भारत और श्रीलंका के सैनिकों के मध्य जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16 से 29 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में और यह इसका 9वां संस्करण है। भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन। भारत अमेरिका इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से जो है इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में जो है हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत अमेरिका के मध्य जो है इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। और यह जो है 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय टीम हमारी रही उसके सदस्य रहे हैं और इनका जन्म है वह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का। खेल रत्न की जो स्थापना है वह वर्ष 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी और पहली बार जो यह पुरस्कार है यह शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है वह वर्ष 1991 में शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था और यह जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और वर्तमान में जो है इस मंत्रालय जो मंत्री हैं वह अनुराग ठाकुर हैं, खेल एवं युवा मंत्रालय के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत जो है जो पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है वह 25 लाख रुपये पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है और वर्ष 2022 में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल को दिया गया है। इनको नाम को आप नोट कर लीजिए और इनके खेल को भी नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सीधे प्रश्न घुमा सकता है आपको। टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल को 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं और प्रत्येक वर्ष जो है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंत शरद कमल को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 अर्जुन पुरस्कार 2022 इसे जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 1961 में इसे प्रारंभ किया गया था और इसी में जो है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। खेलकूद 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो टोटल आपका 25 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और उनके खेल को हम लोग देख लेते हैं। प्रणय HS जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य सेन ये भी आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। निकहत जरीन ये बॉक्सिंग से संबंधित है। आर प्रज्ञानंदा जो है आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं और श्रीजा अकुला ये आपके टेबल टेनिस आपके हैं और विकास ठाकुर जो है यह एक भारोत्तोलन से संबंधित है। तो टोटल जो है 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक में भारत को वर्ष 2024 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो भारत जो है वर्ष 2024 में इसका अध्यक्ष बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो मुख्यालय आपके लंदन में स्थित है। ब्राज़ील के बाद भारत जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक चीनी के जो उत्पादन होता है आपको ब्राज़ील में होता है। दूसरा स्थान आपका भारत है और सबसे बड़ा उपभोक्ता जो आपका अपना भारत देश है। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और हम लोग खाने में जो खपत में वो आपके पहले स्थान पर हैं। अगर राज्यों में देखा जाए तो भारत में जो है सबसे अधिक चीनी जो उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। पहले जो महाराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन हाल ही में जो है
महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। तो उत्पादन में जो है चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, और विश्व स्तर में भी जो है भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है अपना भारत। सबसे अधिक जो है इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है अमेरिका में, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और तीसरे स्थान पर भारत है। गन्ने की जो खोई होती है उससे जो है उत्पादन किया जाता है और इसे जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है। और भारत जो है 2022-23 में टोटल जो है 12% तक एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया है। और भारत का जो लक्ष्य है वो 20% तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने जो लक्ष्य रखा भारत ने वो वर्ष 2025 तक रखा है। तो सभी जो डेटा है आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2024 में इसकी जो अध्यक्षता वो भारत करेगा। मुख्यालय आपके लंदन में है। भारत पूरी दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पहले पर ब्राज़ील है और खपत में हम लोग पहले स्थान पर हैं। अगर राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है चीनी के उत्पादन पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पर है। और एथेनॉल का उत्पादन देखा जाए तो अमेरिका पहले पर है, ब्राज़ील दूसरे पर, भारत आपका तीसरे स्थान पर है। और भारत ने जो टारगेट रखा है एथेनॉल मिलाने का 20% तक पेट्रोल में, वो आपका 2025 तक रखा है। तो सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए। हाल ही में जो है फातिमा बीबी का जो निधन हो गया है 23 नवंबर को, और यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं फातिमा बीबी। और इनका जो निधन हुआ 96 वर्ष की आयु जो है केरल में इनका निधन हुआ है। और इनका जो पूरा नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका नाम था। और वर्ष 1950 में फातिमा बीबी बार काउंसिल का स्वर्ण पदक पाने वाली पहली महिला लॉ ग्रेजुएट रही हैं। और इन्हें वर्ष 1989 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। और इसके पश्चात वर्ष 1997 से 2001 तक जो है ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रही हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो फातिमा बीबी जी थी, जिनका निधन जो है अभी हाल ही में 96 वर्ष की आयु में केरल में उनका हुआ है। संत मीराबाई जन्मोत्सव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने के लिए जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, संत मीराबाई जन्मोत्सव। और उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के पाली जिले में हुआ था। और यह जो है वीर कुमारी और रतन सिंह की जो है इकलौती संतान थी। इनके बचपन का नाम यशोदा था और ये भगवान कृष्ण की जो है उपासिका थी। मीराबाई के गुरु का कई बार परीक्षाओं में नाम पूछा है, तो संत रविदास जी इनके गुरु थे मीराबाई जी के। और मीराबाई जी का विवाह जो है महाराणा राणा सांगा के जो है पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई जी का विवाह हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इनमें आपका गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो मृत्यु है 50 वर्ष की आयु में गुजरात के द्वारका में इनकी मृत्यु होती है 1548 में। तो संत मीराबाई जन्मोत्सव जो मनाया गया है आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया गया है। और इनके गुरु संत रविदास जी थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी, एपीएस, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास 2023। वज्र प्रहार अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के सेनाओं के मध्य अभ्यास कराया जाता है। और 2023 में इसका 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो पहला आयोजन है वो वर्ष 2010 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो वज्र प्रहार अभ्यास ये आपके भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। और 14वां जो संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया जा रहा है यह मेघालय के उमरोई छावनी में कराया जा रहा है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम जानते हैं, इसकी अध्यक्ष माधवी पुरीबुच हैं। इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य है वह निवेशकों के धन की सुरक्षा करना और उनकी स्थिति की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस को जो लॉन्च किया गया है वह सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी जो स्थापना हुई है वो 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं और माधवी पुरीबुच जो है वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं।